ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं सुरेंद्र पाल सिंह, दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं डीएस कॉलेज अलीगढ़ से हूं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च से जुड़ा हुआ स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र की बात करें, हमें दो तीन बातें अपने ध्यान में रखनी होंगी। एक तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन उसका नेचर क्या है? उसका नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि कई सारे डिसिप्लिन इसमें शामिल हो। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिलाकर ये बनता है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं और जब एजुकेशन की बात होगी तो वही बात एजुकेशनल रिसर्च की भी हो जाएगी। शिक्षा अपने लिए विषय सामग्री दर्शन शास्त्र से भी लेती है, समाज शास्त्र से भी लेती है, तकनीकी से भी लेती है, प्रबंधन से भी लेती है, इतिहास से भी लेती है, बहुत सारे जीवन के हर पक्ष से लेती है जो भी मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मानव के विकास की प्रक्रिया। तो इसको फिलोसफी मान लीजिए, इसको सोशियोलॉजी मान लीजिए, इसको साइकोलॉजी मान लीजिए, इसको हिस्ट्री मान लीजिए, इसको एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए, टेक्नोलॉजी मान लीजिए और दूसरा कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मान लीजिए, है ना। तो क्योंकि एजुकेशन का नेचर जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, इसीलिए ये सारी चीजें इससे जाके मिल जाती है। तो एक बात तो यहां ये तय हो जाती है कि जो एजुकेशनल रिसर्च है उसका जो स्कोप होगा वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का होगा। वो किसी एक प्योर डिसिप्लिन की तरह वहां पर बात नहीं होगी, बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन को जोड़कर वहां पर स्कोप तय किया जाएगा। बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। एक बात तो ये ध्यान रखनी, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें शामिल हो जाए। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, वो मैंने पिछले वीडियो में बात भी करी थी कि ये तो हुई एजुकेशन की रिसर्च की तरह बात करें। दो तरीके का सामान्य रूप से विभाजन किया जाता है अनुसंधान, ठीक है। एक होते हैं प्योर रिसर्च, ठीक है, प्योर, और एक होते हैं एप्लाइड। प्योर रिसर्च मतलब ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज की जाती है, जिज्ञासावश किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए जब हम अनुसंधान कार्य करते हैं, बौद्धिक जिज्ञासा की शांति के लिए, कि हमारे पास इतना ज्ञान है, इससे आगे और क्या होगा, जरा उसको जानने की कोशिश करें, वो वाला है, उसको बोलते हैं प्योर रिसर्च। और दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होती है। कोई हमारे सामने जीवन में कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो काम किया जाता है वो अप्लाइड रिसर्च होती है। अधिकांश जो मुद्दे हैं, केसेस हैं, उनमें होता यह है कि प्योर रिसर्च से जो नॉलेज हमको इकट्ठा होती है, जो मिलती है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व की बात कर लीजिए या एक और नजरिए से इसको देखें कि जो नॉलेज प्योर रिसर्च से हमने गेन करी, उस प्योर रिसर्च से मिली हुई नॉलेज को जब हम अपनी लाइफ सिचुएशन में या लाइफ में जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और अधिकांश केसेस में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेस एजुकेशन एरिया में जितनी भी होती हैं, वो सब अप्लाइड रिसर्च की होती है। मेजॉरिटी बता रहा हूं मैं, ये बात 100% दावे के साथ इस बात को नहीं कह सकते, पर 99% तो ये सही है कम से कम, क्योंकि प्योर रिसर्च एजुकेशन के एरिया में बहुत कम होती है, अप्लाइड रिसर्च ही ज्यादा होती है। और क्योंकि वो कॉन्क्रीट चीजों से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम उसकी समस्या समाधान का प्रयास करते हैं, तो अप्लाइड नेचर की हो। तो स्कोप के बारे में अब दो आधार तो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। पहला तो आधार ये आ रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का होगा स्कोप, और दूसरा स्कोप जो होगा उसमें अधिकांशतः जो अनुसंधानों की जो प्रकृति होगी वो अप्लाइड टाइप की होगी। ये दो बात ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा हम स्कोप की तरफ आगे बढ़ते हैं कि स्कोप को कैसे हम निर्धारित करें एजुकेशन को। तो मैं दो तरीके से यहां पर कोशिश कर रहा हूं। आप जितनी किताबें देखेंगे सब में अलग अलग तरीके से स्कोप लिखा हुआ है, पर फिर भी कमाल की बात यह है कि सब में सेम बातें ही, ठीक है।
अलग अलग लिखा है पर सब में सेम बात है। ठीक है, एजुकेशन की अगर बात करें और मैं सिंपली आपसे ये पूछूं कि भाई शिक्षा का क्षेत्र क्या है, ये बताओ क्या पढ़ते हैं एज डिसिप्लिन, इस सब्जेक्ट में होता क्या है। एजुकेशन की अगर बात करें तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे एम्स, उद्देश्य। सबसे पहली चीज अगर एजुकेशन में कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ा जाता है एम्स क्या। ठीक, एक और चीज होती है जिसको कहते हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक, एक और भी चीज होती है जिसको कहते हैं मैथड, टीचिंग मैथड्स। तीन चीजें ऐसी हैं जिनके बिना शिक्षा प्रक्रिया गतिमान नहीं हो सकती। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो एसेंशियल हैं, जो एक्टिव एजेंट होते हैं। क्या? एक टीचर और एक स्टूडेंट। ठीक है, ये ऐसी मजबूरियां हैं शिक्षा की कि बिना इनके शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। ये होनी ही चाहिए, तभी शिक्षा का प्रक्रिया चलेगी आगे। ठीक, इसके अलावा एक मुद्दा डिसिप्लिन का भी काफी चर्चा किया, अनुशासन। अब क्योंकि टीचर और टॉट की बात हो गई तो टीचर टॉट का रिलेशन भी देखा जाएगा, और टीचर टॉट के रिलेशन में अनुशासन सबसे मेन है। फिर उसके बाद मैं यहां से आगे नहीं जा रहा हूं, मैंने की बात करें तो सबसे पहले मौलिक रूप से जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र की बात करें तो हम शिक्षा का वर्गीकरण अगर कर दें और जो मुद्दे निकलकर सामने आए वो सब मुद्दे एजुकेशनल रिसर्च के मुद्दे हो सकते हैं, ये माना जा सकता है। एक तो तरीका ये, चाहे शिक्षा के उद्देश्य हो, इन पर भी आप तमाम रिसर्च करते हैं कि साहब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य डिजर्टेशन आप लोग लिखते रहते हैं ना, ऐसे पीएचडी भी लिखी जाती है, उद्देश्यों पर लिखी जाती है। उसी तरीके से करिकुलम पर लिखी जाती है पीएचडी, तमाम दुनिया की होती है खूब। उसी तरीके से टीचिंग मेथड्स पर तो सबसे ज्यादा होती है। फिर या तो टीचर्स पे होंगी, फिर टीचर्स की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके बारे में शिक्षकों पर कर लीजिए कोई भी। और बहुत बड़ा मुद्दा होता है स्टूडेंट, उनका मनोविज्ञान क्या है, उनकी एबिलिटी, उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तमाम तरीके की चीजें उस पर भी किया जा सकता है ना। कैसे ये पढ़ते हैं, इनका लर्निंग और इनका टीचिंग, इन दोनों पर भी किया जा सकता है, कैसे प्रक्रिया घटित होती है। पर ये एक औपचारिक सा विभाजन है। ठीक है, सारी चीजें यहीं से निकल कर आएंगी, पर हम डिसिप्लिन के वे में बात करेंगे, हम शिक्षा के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं, हम शैक्षिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो कुछ और तरीके से हम देखते हैं। पर इस तरीके से भी अगर हम शैक्षिक अनुसंधान की व्याख्या करें तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर। फिर हम किस तरीके से देखने वाले हैं शैक्षिक अनुसंधान को, ज्यादातर परंपरागत तरीके से जो किताबों में लिखा हुआ है अगर उसकी बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब एक और बात मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि जो स्कोप है एजुकेशन रिसर्च का या शिक्षा का जो क्षेत्र है, पूरा शिक्षा का जो डिसिप्लिन है, उस एजुकेशन के डिसिप्लिन को भी हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कौन कौन से हिस्से? एक तो बेसिक्स या फंडामेंटल, और एक हम रख लेते हैं ऑप्शन। ये ठीक वही है जो पेपर आप पढ़ते हैं एमएड में या बीएड में। आपने देखा होगा कुछ पेपर तो ऐसे होते हैं, इस फंडामेंटल को कोर भी कहा जाता है, तो कोर सब्जेक्ट्स, और इन्हें ऑप्शनल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शनल। तो एक हिस्सा तो ये भी हो सकता है जो फंडामेंटल्स होते हैं एजुकेशन के। फंडामेंटल में तीन मुख्य रूप से चीजें हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ये फंडामेंटल है। आप कोई भी शिक्षा का आप कोर्स उठा के देख लीजिए, कोई भी, डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, चाहे एमएड हो, चाहे एमए एजुकेशन हो, चाहे बीए एजुकेशन हो, कुछ भी हो, इन्हीं दो हिस्सों में बटा रहता है ज्यादातर करिकुलम जो। फंडामेंटल में तीन बातें मैंने आपको बताई। एक तो आपको जरूर मिलेगी फिलोसफिकल फाउंडेशन, एक मिलेगा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन और एक मिलेगा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। इसके अलावा बाकी चीजों को ऑप्शनल मान लिया जाता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ और हो, चाहे दूसरी चीजें हो। ठीक है, सर का फोन है, उठाना नहीं लगा। ठीक है, ऑप्शनल में बहुत सारे पेपर, जैसे गाइडेंस काउंसलिंग है, आपका मेजरमेंट इवेल्युएशन है ना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, और तमाम तरीके की चीजें। एक
नजरिया ये भी हो सकता है इसको बांटने का, स्कोप। ठीक है। अब आप कहेंगे साहब आधार बताते जा रहे हो, स्कोप तो बताओ कम से कम, स्कोप क्या है इसका, है? तो एक तरीका तो यह है कि हम कोर सब्जेक्ट्स को एक बार बता दें कि फिलोसफी पे कर सकते हैं, साइकोलॉजी पे कर सकते हैं, सोशियोलॉजी पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है। कल जो विभाजन मैंने बताया था, पिछले एक वीडियो में मैंने विभाजन बताया था, उसमें 4 तरीके की रिसर्च बताई थी, एजुकेशनल रिसर्च 4 तरीके की। अगर आप जॉन डब्ल्यू बेस्ट की किताब देखें तो उसमें भी वही लिखा हुआ है। एक तरीका था उनमें हिस्टोरिकल, अब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो हुआ है उस पर रिसर्च की जा सकती है। एक रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव और एक होती है डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव। या तो नंबरों से खेल लीजिए या गुणों से खेल लीजिए, और एक होती है एक्सपेरिमेंटल। ये 4 तरीके की है, इनके आधार पर भी आप इसके स्कोप को तय कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया कि यार क्या किया जाए जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी स्कोप में मैं लेकर आऊं। तो एक तो तरीका यह है कि मैं कोर और ऑप्शनल के रूप में इसको लिख दूं। तो कोर में मैं 3 लिखूंगा, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। और ऑप्शनल में बाकी के जितने सारे पेपर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि जिस चीज के लिए हम बात करते हैं, हम क्यों ना उसी को आधार बना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनसीटी हमारे 2 बड़ी बॉडी है जो शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले कोर्सेज की रूपरेखा को एनसीटी करती है बेसिकली, तो यूजीसी का तो दूसरे का। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि आधार अगर शिक्षा अनुसंधान का हमें लेना है, हम समझना चाहते हैं कि इसका स्कोप क्या है, तो क्यों ना हम यूजीसी नेट के सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उनको स्कोप में रख दें। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वही चीजें हैं जो लेटेस्ट एजुकेशन में शामिल की जाती। तो मैं शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में उन्हीं 10 यूनिट के बारे में जिक्र कर रहा हूं, जो 10 यूनिट है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। और वही 10 यूनिटों में अगर सब्जेक्ट का डिवीजन करेंगे तो फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, है ना, और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ उसी में आ जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, रिसर्च मेथड्स, है ना, और मेजरमेंट इवेल्युएशन, एंड्रागोजी, पेडागोजी, सब कुछ आ जाता है कि नहीं है? तो अगर हम सही तरीके से स्कोप को देखें तो उससे बढ़िया और कोई आपको स्कोप का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो खैर हम दोनों तरीके से बात करेंगे। पहला, स्कोप का जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो पहला हेडिंग हम लिख सकते हैं या जिस पे चर्चा हो सकती है वो है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ये यूजीसी नेट के पहले यूनिट का हिस्सा है, और वो भी पहला ही। अब इसमें भी वेस्टर्न और इंडियन आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पहला जब होता है तो यहाँ 2 बात आपको समझ लेनी है। अगर आप इस क्षेत्र में फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं तो फिलोसफिकल जो रिसर्चेज होती हैं वो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, सैद्धांतिक। नई चीजों को खोजा जाता है उसमें कि वर्तमान समय में किसी दर्शन की क्या प्रासंगिकता होगी, और किसी दर्शन के अनुसार उस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां क्या हैं, और शिक्षा के किसी विशेष क्षेत्र में उस दर्शन का योगदान क्या है, ये भी ढूंढ लेते हैं हम। इस तरीके से भी अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो है फिलोसफी ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा महत्वपूर्ण है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। समाज बहुत बड़ी चीज है। समाज तय करता है कि शिक्षा कैसे चले। इवन हम सब भी समाज के ही प्रोडक्ट हैं। हम क्या हैं? हम रिप्रेजेंटेटिव हैं केवल अपनी सोसाइटी के। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बस इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं वहां पर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके के अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मिक्स्ड मॉडल रिसर्च मेथड्स का सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पर बहुत कायदे से लागू हो जाता है। सामाजिक मुद्दे क्या हैं, समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है, शिक्षा समाज को कैसे प्रभावित कर रही है, क्या शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है या नहीं कर पा रही है। बात आप समझ रहे हैं? सोशियोलॉजी किस तरीके से प्रभावित कर रही है, स्कूलों में लीडरशिप कैसे डेवलप हो रही है, स्कूलों में बच्चों की, शिक्षकों की अंतःक्रिया किस प्रकार की है, कौन से फैक्टर उन्हें निर्धारित करते हैं, कैसी होनी चाहिए, टीचर्स का आपस में इंटरेक्शन किस तरीके का होना चाहिए। ये मुद्दे इस तरीके के हैं जो कि सोशियोलॉजी से जुड़े हुए। सोशियोलॉजी का मतलब होता है रिश्तेदार, संबंध।
प्रिंसिपल का टीचर से बढ़िया है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे वो भी इसी में आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया में इंटरेक्शन का मामला आ जाता है उसमें। तो ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दूसरा मुद्दा जो क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा मुद्दा है यस साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, बहुत बड़ा मुद्दा। मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई विषय है तो मनोविज्ञान, वर्तमान समय में। प्राचीन समय की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान समय में सबसे प्रभावशाली इसकी जो ब्रांच है वो साइकोलॉजी है। क्योंकि साइकोलॉजी इस बात का जवाब देता है कि कैसे किसी काम को किया जाए, कैसे पढ़ाएं, कौन कौन सी विधियां होंगी, और जो पढ़ने वाला है उसके मनोविज्ञान का अध्ययन आप करें तो उसके इंटरेस्ट को देख लें, उसके एप्टीट्यूड को देख लें, उसके एटीट्यूड को देखें, उसकी क्या विशेषताएं हैं। छात्रों पर सबसे ज्यादा पीएचडी करी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चे कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। पियाजे की थ्योरी, ये पियाजे की थ्योरी मनोविज्ञान की थ्योरी है। प्योर मनोविज्ञान क्या बताती है वो, कि बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात आप समझ रहे हैं। तो वो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का है ना, मैथड्स इसमें आ जाएंगे, और टीचर की खुद की साइकोलॉजी इसमें आ जाएगी। तो मनोविज्ञान में उठने वाली सारी समस्याएं शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल हो सकती है, बशर्ते वो शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से जुड़े हुए व्यवहार से संबंधित हो बस। ठीक, तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा है हिस्ट्री पॉलिटी। मैं तीन मुद्दे एक ही बिंदु पर लिख रहा हूं, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र, हालांकि हिस्ट्री पर तो बहुत समय से काम चल रहा है, इतिहास पर। इसमें दो नए मुद्दे ये अभी पिछले कुछ दशकों से उठने शुरू हुए हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। राजनीति किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित कर रही है, नीतियां, सरकार जो नीतियां बनाती है वो नीतियां शिक्षा को किस तरीके से प्रभावित करती है, उसके स्वरूप को कैसे निर्धारित करती हैं। बात आप समझ रहे हैं। ये नया सा मुद्दा एकदम आ रहा है अभी। हमारे देश का प्रजातंत्र, उसके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कौन से मूल्य प्रजातंत्र में होने चाहिए, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था उन प्रजातांत्रिक मूल्यों का पोषण कर रही है या नहीं कर रही है, देखा जा सकता है नीतियों के संदर्भ में। जो नीतियां ऊंचे लेवल पर शिक्षा के लिए बनाई जाती हैं, क्या वो नीतियां एज इट इज व्यवहार में आके फलित होती हैं या नहीं होती हैं, कई सारी चीजें। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, नई पॉलिसी को अगर आप देखें तो चौथा वाला जो हिस्सा है उसमें काफी डिटेल में इसके बारे में बात की गई है। क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं हो पाए, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। सरकार दे रही 6% का हल्ला मच रहा है बहुत दिनों से कि 6% खर्च होगा साहब, 6% खर्च होगा, आज तक तो खैर नहीं हो पाया है। अभी 4.7 के आसपास तक खर्चा हो रहा है एजुकेशन में पैसे का। तो कितना आना चाहिए और किन किन मदों में उसको खर्च होना चाहिए। जैसे आप हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए तो हायर एजुकेशन का जो बजट होता है वो अगर बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा पैसा प्राइमरी शिक्षा पर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च हो रहा है आज भी, ठीक है। और रिसर्च और डेवलपमेंट वाले एरिया में बहुत कम काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों से गवर्नमेंट ने बहुत इस पे फंडिंग करना शुरू किया है कि प्रोजेक्ट्स दीजिए और नए नए डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए पैसा खर्चा करिए, काम करिए, आप गवर्नमेंट बहुत पैसा देगी, रिसर्च करिए नए नए, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किस मदों में फीस कैसे तय की जाएगी, कितनी फीस रखी जानी चाहिए। आजकल एक और बड़े मुद्दे हैं अगर आप देखें तो पीएचडी के लिए कि साहब इससे ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं, आप देखते हैं ना जब भी अप्रैल आता है तब क्या हालत होती है, फीस के नाम पर, बुक्स के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर, बैग यूनिफॉर्म के नाम पर, या और बहुत सारे मुद्दों के नाम पर क्या हालत होती है कि एक जो पेरेंट होता है उसके चेहरे। अभी आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जाके जरा इस समय अगर आप मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं अर्थशास्त्र का, तो आप जाइए बुक स्टॉल जितने भी लगे हुए उन पर, और शाम के वक्त सुबह के वक्त देखिए कि किस तरीके से उन गार्जियन की जो है वो रिएक्शंस होते हैं उन चीजों को लेकर। 100 रुपए की किताब आपको 500 रुपए 1000 रुपए में मिलती है, एक नोटबुक जो 10 रुपए 20 रुपए 50 100 रुपए का मिलना चाहिए वो 200 250 रुपए में मिल रहा है, आप समझ रहे हैं।
तो किस कदर चीजें, ये जो इकोनॉमिक्स है ये किस तरीके से एजुकेशन को प्रभावित कर रहा है और कौन कौन से मुद्दे इसमें उठकर सामने आ रहे हैं, वो भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इन तीनों को हमने एक में लिख दिया, ठीक है। चौथा, नहीं चार तो हो गए, अब आता है सर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। शिक्षा में शिक्षक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता था, अब थोड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। शिक्षा का एक पेपर होता है जिसे ऑप्शनल पेपर कहते हैं, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। एक तो शिक्षा वो जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जाती है, और एक शिक्षा वो जो टीचरों को तैयार करने के लिए होती है, जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में बीएड और एमएड होते हैं, तो ये टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बात आप समझ रहे हैं? बाकी अब आप लोग जब यहाँ से पढ़ के जाएंगे और जब बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, जो पढ़ाएंगे, तो वो एजुकेशन है, और आप जो ले रहे हैं, आपके साथ जो घटित हो रहा है, वो टीचर एजुकेशन का पार्ट। तो टीचर एजुकेशन एक बहुत बड़ा रिसर्च का क्षेत्र है। कैसे भाई, कैसे ट्रेंड किया जाए टीचर को, कैसे उनको एजुकेशन दी जाए, जो पीपल टीचर होते हैं उनको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकें, ताकि वो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को अपडेट रख सकें, तैयार कर सकें। बड़ी विडंबना है हमारे देश की, एक ऐसी एक नैरेटिव फिक्स है हम सब लोगों के दिमाग में बहुत जमाने से, कि किताबों की पढ़ी लिखी बातें केवल डिग्री के लिए होती है या नौकरी लेने के लिए होती है, उनका व्यवहारिक जीवन से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक होता नहीं। ये नैरेटिव फिक्स है हमारे दिमाग में कि किताब में जो पढ़ते हैं वो पास होने के लिए है। बीएड एमएड की किताबों में जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ने के लिए, केवल पास हो। वहां जब जाके नौकरी लग जाएगी और पढ़ाएंगे, वो तो अलग ही तरीके से पढ़ाएंगे। ये एक नैरेटिव फिक्स हो गया। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, वो सारी ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो सिर्फ एक डिग्री का टुकड़ा बन जाता है और कुछ नहीं। जो सिद्धांत, जो नियम, जो स्ट्रेटजी, जो माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, जो कुछ भी हमारे यहाँ तो अभी भी ट्रेडिशनली चल रहा है, अभी भी आपसे जो है बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मॉडर्न टेक्निक्स आपको नहीं सिखा पा रहे, कैसे आज के वक्त में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप पब्लिक स्कूल्स में जाके देखिए, डीपीएस में और संत फिडेलिस में कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पर, तो आप पाएंगे कि वहां जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनमें से तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो कमी आपकी थोड़ी है, कमी तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी है, कि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है, या वहां पर भी ट्रेन टीचर्स नहीं है जो वहां पर अपॉइंट होके आ रहे हैं, तो वो अच्छे से पढ़ा पाए बच्चों को। तो कौन कौन से तरीके होंगे टीचर्स को ट्रेन करने के, टीचर एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है, उनका समाधान किस तरीके से होना चाहिए, वो सब टीचर एजुकेशन पर रिसर्च किया जा सकता है बहुत तगड़ा। तो ये भी इसके स्कोप में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और वो है करिकुलम स्टडीज। करिकुलम स्टडीज कह लीजिए या करिकुलम डेवलपमेंट कह लीजिए, पाठ्यक्रम। पहले ही बात से सवाल शुरू हो जाता है, अनुसंधान शुरू हो जाता है, क्या होना चाहिए। और फिर मुद्दे नए नए, प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, और उच्च स्तर पर क्या होना चाहिए। फिर और नए मुद्दे, क्या जो है वो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है कि नहीं, और उनमें सुधार हो तो किस तरीके से हो। अमेंडमेंट भी तो होता है ना, करिकुलम में अमेंडमेंट होता है, पाठ्यक्रम में सुधार होते हैं। अभी बवाल मचा हुआ है, आप देखिए 12th की एनसीईआरटी में से कह रहे थे मुगल वाला जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। अब हुआ क्या है उसको, वो तो जब नई हिस्ट्री की बुक आएगी उसमें पढ़कर देखिए कि चैप्टर को हटाया है या मॉडिफाइड किया है, और हटाया है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। कुछ कह रहे हैं साहब डुप्लीकेसी हो रही थी, वो चीज बच्चा पहले और पढ़ चुका है किसी क्लास में, तो आगे डुप्लीकेसी करने की जरूरत क्या है, उसको कुछ और नई चीजें पढ़ाओ। एनसीईआरटी के जो निदेशक महोदय हैं उनका अभी क्लैरिफिकेशन आया है कि इस पर बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। करिकुलम चेंज होना तो एक प्रोसेस है, निरंतर होता रहता है वो, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि मुगल जो पीरियड से रिलेटेड चैप्टर है उसको कहीं शिफ्ट किया है हमने, या उसकी डुप्लीकेसी को कम किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो खैर वो उनका विजन हो सकता है, पर इतना तो पक्का है कि करिकुलम पर विवाद तो बहुत होता है। पढ़ाया जाएगा क्या और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चे को, करिकुलम कैसे तय किया। करिकुलम केवल इतना मुद्दा भर नहीं है कि क्या पढ़ाया जाए, बल्कि करिकुलम में किस किस तरीके से चीजों को डिजाइन किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ये एक बहुत टफ टास्क है,
आप समझ रहे हैं, करिकुलम डेवलप करना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान की बहुत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को जो उस करिकुलम को डिजाइन करना होता है। ठीक है, सारे पक्षों को ध्यान में रख के और अल्टीमेट उस बच्चे को ध्यान में रख के जो बच्चा उस किताब को पढ़ने वाला है, उस तरीके से होना चाहिए। तो नए नए मुद्दे कौन कौन से आपने करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़े होंगे, आपने करिकुलम डेवलपमेंट के नियम, प्रिंसिपल, प्रयोजनवाद में तमाम पढ़ाए जाते हैं पाठ्यक्रम। अलग अलग सोसाइटी में सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप किया जाता है। हमारे यहाँ एनसीएफ 2005 जो आया है उसमें बहुत फोकस किया गया करिकुलम डेवलपमेंट पे। एनसीईआरटी ने बहुत काम किया है करिकुलम डेवलपमेंट पे, किताबें नई नई किस तरीके से आपने देखा ना। एनसीईआरटी की किताबें आज भी बहुत ऑथेंटिक मानी जाती हैं, उनका जो मैटर है वो एकदम पक्का माना जाता है कि वहां अगर कोई बात लिखी हुई है तो प्रामाणिक ही मानी जाएगी। ये भी एक मत मुद्दा है, वो लिखती है। और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, बट करिकुलम डेवलपमेंट में सवाल ये उठते हैं कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, उसको कैसे करिकुलम का निर्माण किया जाए, कौन से सिद्धांत हैं, कौन से आधार हैं जो करिकुलम को सहारा दे रहे हैं, जिनके ऊपर करिकुलम की बिल्डिंग रखी जाए। बात आप समझ रहे हैं कि पाठ्यक्रम में कितने सारे सवाल हो सकते हैं। क्या जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम वाकई अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आपके एमएड के सिलेबस को देख लीजिए, आप बीएड के सिलेबस को देख लीजिए, अपने कई टॉपिक्स की डुप्लीकेसी है। जो बीएड में पढ़ रहे हैं वही एमएड में पढ़ रहे हैं बच्चे, और एमएड में कम पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब अनुसंधानकर्ता के पास होगा। पहले वो रिसर्च करेगा फिर आपको पता। ठीक है, खैर ये हो गया सर। नेक्स्ट मुद्दे पर बढ़ते हैं, सातवां। और सातवां मुद्दा है पेडागोजी, एंड्रोगोजी और भी कुछ है। पेडागोजी, एंड्रोगोजी और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट और इवेल्युएशन, पेडा, चार शब्द मैंने यहां पर लिखे। पेडागोजी शिक्षण शास्त्र, कैसे पढ़ाया जाए, वो विषय जो ये बताता है कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं, उसको पेडागोजी कहते हैं। वैसे तो पेडा का मतलब बालक होता है, बच्चा शास्त्र, पर बच्चा शास्त्र से कोई मर्थ नहीं निकलता ना, उस बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, ये पेडागोजी है। ठीक है, जैसे पेडागोजी ऑफ साइंस, विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाए, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस को कैसे पढ़ाया जाए उस बच्चे को। बात आप समझ रहे हैं, तो कैसे पढ़ा। एंड्रोगोजी का मतलब प्रौढ़ शिक्षा, आप बड़े लोग। पेडागोजी मतलब पैडा की, और एंड्रो का मतलब बड़ा, युवा, वयस्क, उन लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा वाले जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें चीजें अलग पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को चीजें अलग पढ़ाई जाएंगी। बात आप समझ रहे हैं, ये बहुत समझने वाली चीज है। फिर जो हम पढ़ा रहे हैं उसका असेसमेंट की टेक्निक कैसी है, क्या वो कारगर है कि नहीं है, कौन कौन सी नई नई चीजें आ रही हैं। इवेल्युएशन की टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है इवेल्युएशन में और मेजरमेंट वाले एरिया में, तो वो भी एक मुद्दा है। उस पर भी अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। पेडागोजी पर भी किया जा सकता है, एंड्रोगोजी पर भी किया जा सकता है, असेसमेंट पर भी किया जा सकता है, और इवेल्युएशन पर भी किया जा सकता है। रिफॉर्म्स होते रहते हैं। पहले साल में एक बार एग्जाम होते थे, अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया, 2 बार एग्जाम। और बीच में भी अगर कुछ वो महीनादारी वाले एग्जाम लगा दिए तो और कुछ और मसला हो जाएगा, इंटरनल असेसमेंट फिर एक्सटर्नल असेसमेंट। क्या ये काम का है या नहीं है? इवेल्युएशन होना कैसे चाहिए आखिर, ये सबसे बड़ा सवाल है, कैसे मूल्यांकित करें। तो ये अनुसंधान के विषय है असल में देखा जाए तो। चलिए और आगे चलते हैं सर। और अगला मुद्दा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है, थोड़ा मॉडर्न नाम लिख देते हैं, आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी, तकनीकी। तकनीकी क्या है और वो किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित कर रही है। आजकल हर क्षेत्र में तकनीकी घुस चुकी है। हमारा जीवन बिना टेक्नोलॉजी के सूना है आज के वक्त में। अगर सारी चीजों को हटा दिया जाए लाइफ से, जो तकनीकी चीजें हैं, तो आप सोचिए जरा जीवन की स्थिति क्या है कि नहीं। तो वो तकनीकी शिक्षा में किस तरीके से अप्लाई हो रही है, और जब हो रही है तो हमारे ऊपर किस प्रकार से वो प्रभाव डाल रही है, और वो प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है,
और कौन कौन से एरिया हैं शिक्षा के हो सकते हैं जिनमें तकनीकी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है कि नहीं? संभावनाएं बहुत सारी। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक है अनुसंधान के दृष्टिकोण से। कोई भी टेक, आप जितने भी, अब जैसे ऑनलाइन लर्निंग पे बहुत रिसर्चेज हो रही है इस समय, तो आईसीटी पे बहुत रिसर्चेज हो रही है कि किस तरीके से चीजों को प्रभावित कर रहा है। आप देखते हैं अखबारों में कई बार आता रहता है कि साहब बहुत अधिक मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की याददाश्त को खतरा है। अब ये कहां से आ गई बात निकल के? भाई किसी ने रिसर्च की होगी तभी तो इस बात को बताया जा रहा है। तो ये बहुत रीसेंट और बहुत ही मतलब रिलेवेंट एरिया है जिस पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो तकनीकी मय हो चुका है। उस तकनीकी मय में क्या प्रभाव पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या नेगेटिव आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई। नेक्स्ट अगले मुद्दे पर बात करते हैं और वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन और प्रबंधन कैसे होना चाहिए शिक्षा का है? बेसिक में आप देखिए, कभी प्राइमरी के टीचर्स हमेशा अपने अधिकारियों को गाली देते हुए पाए जाएंगे। आप क्या कारण है? खोजा जाना चाहिए। नवोदय स्कूलों में चले जाइए, प्रिंसिपल के खिलाफ सारे टीचर खड़े हुए हैं, कारण खोजा जाना चाहिए। अभी यूपी में अभी पिछले दिनों जो प्राचार्य भर्ती हुई है उसमें मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स में इतने विवादों के केस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। क्यों आखिरकार? क्यों मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है प्रिंसिपल्स को? और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारी शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पे ले जाके प्रभावित कर रहा है। पूरे स्कूल के माहौल को तय कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर तय करते हैं। अगर ऊपरी लेवल पर लड़ाई होगी तो नीचे वालों की स्थितियां खराब होंगी, ये तय है। तो आखिर क्यों? डिसेंट्रलाइज कैसे होना चाहिए ये प्रशासन और प्रबंधन? किस तरीके से रिसोर्सेज लोकेट कैसे करेगा एजुकेशन सिस्टम अपने लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए कि प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा वो किस तरीके का हो बेहतर तरीके से, और कैसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाए ताकि हम बेहतर ढंग से शिक्षा छात्रों को दे पाए। इस पर विचार किया जाना चाहिए। लीडरशिप भी इसी में आ जाता है और डिक्टेटरशिप भी इसी में आ जाता है। खैर मुद्दे हैं सब जिन पर अनुसंधान, ये सब स्कोप की बातें हो रही है, ये अलग कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो एक और मुद्दा है, उसको मैं एक ही हेडिंग में लिखे देता हूं। मुद्दे तो दो हैं पर मैं एक में ही लिखे देता हूं। ठीक है, एक तो स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, और एक नया और ट्रेंड आया है पिछले 20-25 सालों से डेवलप हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अनुसंधानों की बात मैं बता रहा हूं आपको कि रिसर्चेस कैसे काम कर रही हैं और कैसे ट्रेंड आते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशल एजुकेशन ये पहले आई शुरुआत में। स्पेशल एजुकेशन में ये कंसेप्ट था साहब कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी शिक्षण की व्यवस्था अलग से, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ ठीक से नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो अलग से उनको पढ़ा दीजिए। ठीक, अब चलने लगे स्पेशल एजुकेशन। फिर कुछ देर बाद साहब मानवाधिकारवादी और दूसरे तमाम लोग, समाजवादी और तथाकथित जितने लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अलग कैसे कर देंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। अलग रहेंगे तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आप समझ रहे हो? अलग रहेंगे तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, साथ में पढ़ेंगे तो मुख्य धारा में शामिल होंगे। अनुसंधान है सर, ये भी रिसर्च हुई। तो फिर नया कंसेप्ट कि अब पहले अलग किया था, अब उनको फिर उनके साथ ही लाओ, इंक्लूजन करो उनका। अब जब इंक्लूजन करेंगे तो एक टीचर और उसकी क्लास में 40-50 बच्चे, और 40 और 50 अलग अलग तरीके के, उनमें भी कुछ स्पेशल वाले भी आ गए। तो अब उस टीचर की पेडागोजी भी चेंज होगी, अब करिकुलम भी चेंज होगा, उद्देश्य भी चेंज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, क्लास का माहौल ही पूरा बदल जाएगा। इस तरीके का कोई एक भी कैंडिडेट अगर क्लास में आ जाता है तो टीचर किस तरीके से चीजों को मैनेज करेगा? अनुसंधान का विषय है, खोज की जानी चाहिए इस बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट हम
डेवलप कर रहे हैं या ये मॉडल एजुकेशन का डेवलप हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या टीचर्स को हम ट्रेन कर पा रहे हैं? क्या वो बच्चों की नीड फुलफिल करने में सक्षम है? समस्या है। आगे चले एक और फील्ड जिस पर बात होनी चाहिए और वो है कंपैरेटिव एजुकेशन का फील्ड। कंपैरेटिव एजुकेशन, तुलनात्मक शिक्षा में शोध होते हैं। जैसे कभी आप अगर यूजीसी या कभी आईसीएसएसआर की वेबसाइट अगर आप विजिट करते हो तो वहां पर देखिए आप जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फला देश के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर लीजिए, फला देश के साथ मिलकर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है उसमें दो या तीन दो देशों के अलग अलग अनुसंधान करता है एक दूसरे के साथ में अपना जो है नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सचेंज होता है उसमें। तो फिर निकल के आता है कि शायद दो चीजों के मिलने से कुछ और बेहतर चीज आ जाए, मिलकर निकाल लें हम सामने। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की, अमेरिका की किस तरीके की, दोनों का कंपैरिजन करके देखा जाना चाहिए। हमारी कैसी है, चाइना की कैसी है, रशिया की कैसी है, जर्मनी की कैसी है, यूके, फ्रांस, दूसरे देशों के साथ हम कंपेयर करें अपनी एजुकेशन को। अगर वहां की कुछ अच्छी बातें हैं तो हमारे यहाँ आनी चाहिए, और हमारी कुछ अच्छी बातें हैं तो वहां जानी चाहिए। इसे कंपेरेटिव एजुकेशन। ठीक है, और आखिरी जो मैंने 12 का जो लिखा था वो मैंने अपनी तरफ से लिखा था। ठीक है, ये तो सब थियोरेटिकल किताबों में सब टॉपिक मिल जाएंगे, और तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो 20 तक इनकी गिनती पहुंच जाएगी। और मैंने अगला लिखा था एनी अदर रिलेवेंट, और भी किसी भी प्रासंगिक मुद्दे पर शैक्षिक अनुसंधान किया जा सकता है, बशर्ते वो शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो सकता है शिक्षा से जुड़ा हुआ, ठीक है, पर उसकी बस कंडीशन यही है कि वो प्रासंगिक हो। जैसे हमने डिसिप्लिन पे इसमें बात नहीं की, हमने बच्चों के अटेंडेंस पर भी बात नहीं की, इसमें बच्चे क्यों क्लासेस में नहीं आते, इन पर भी तो अनुसंधान होना चाहिए। बच्चों में बढ़ती हुई हिंसा, क्राइम, हालांकि मनोविज्ञान में भी आ जाएंगे, पर ये एक अलग से भी कुछ फील्ड नए ये संभावना उन नए क्षेत्रों की है जो डेवलप हो रहे हैं। एजुकेशन के नए तरीके, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन अभी अभी डेवलप की, अभी पिछले 5 सालों में एक बहुत भयंकर परिवर्तन आया है शिक्षा में। ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने लगे हैं विश्वविद्यालय। तो ऑनलाइन जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, क्या उन ऑनलाइन कोर्सेज का आउटकम भी ठीक उसी तरीके से आ रहा है? ऑनलाइन कोर्सेज में इवेल्युएशन कैसे होगा, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसे होगा, कैसे उन कोर्सेज को डिजाइन किया जाएगा? कितने सारे अनुसंधान के नए क्षेत्र खुल रहे हैं आप देखिए, और कुछ पुराने छूट भी रहे। एनवायरमेंटल एजुकेशन में आप देखिए नई नई जो प्रॉब्लम पर्यावरण से रिलेटेड हैं, उन पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, है ना। और ओवरऑल आदमी की खुशी में, हमारी हैप्पीनेस में एजुकेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्वालिटी लाइफ एंड एजुकेशन। तो कोई भी वो चीज शिक्षा अनुसंधान का क्षेत्र हो सकती है जो शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो, और जो जवाब मांगती हो, जो प्रत्युत्तर की मांग करती हो कि जवाब दीजिए, इसका कारण क्या है, इसके लिए सुझाव दीजिए कि क्या है, वो सब शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है साहब शैक्षिक अनुसंधान का। उम्मीद है कि मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। और कुल मिला के एक बात और कहता हूं कि ऐसे स्कोप को एकदम से मतलब रिजिड होके कुछ बिंदुओं में नहीं बांधा जा सकता है, कुछ बिंदुओं में नहीं बांधा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक जो यहाँ पर हमने बोले हैं उन्हीं में से आपका अनुसंधान कार्य होगा। वो बिल्कुल नया भी हो सकता है, वो बिल्कुल अलग भी हो सकता है, बशर्ते वो शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए मुद्दा। ठीक है, अप्लाइड ही होगा, ये पक्की बात है। और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर पे तो गवर्नमेंट बहुत जोर लगा रही है कि संश्लेषणात्मक उपागम से हमको चलना चाहिए। विश्लेषणात्मक उपागम से अब तक चलिए पिछले 200, 250, 300 सालों में हमने मानसिक विभाजन के अलावा और कुछ नहीं पाया। जोड़िए अब चीजों, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी।